Hey, hi friends, this is your host CMA Pradeep Dhani and welcome to the new video. So guys, CMA जो फाइनल है उसका पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में करा रहा था। स्टडी नोट नंबर 1 कर दिया है। स्टडी नोट नंबर जो 2 है उसके मैं थ्योरी करा चुका हूँ कंप्लीट। अब 9 प्रैक्टिकल रह गए गाइस। तो अब 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे करके करेंगे आराम से। जून जो 19 वाले आराम से कोर्स को पूरा 100% प्लस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं सब कंप्लीट हम कर देंगे। तो नो इश्यू होगा मेरे प्यारे मित्रों, बस बने रहना आप। कोई भी डाउट है तो आप पूछते रहना। अब 9 क्वेश्चन है। मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको, इन 9 में से एक या दो क्वेश्चन जो एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा और 100% बुक से ही होगा। यानी अमाउंट और कंपनी का जो नाम है वो एबीसी लिमिटेड को एक्सवाईजेड लिमिटेड कर देगा या मोहन एंड मोहन कंपनी लिमिटेड कर देगा। इस तरीके से करेगा। 9 क्वेश्चन मैं हाथ से करा रहा हूं आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। स्टडी नोट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप बने रहने भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए आजा। The following figure are extracted. The following figures are extracted from the statement prepared by cost accountant and trial balance of योजना। एक एबीसी लिमिटेड है, सिंगल प्रोडक्ट ऑफ कंपनी है। उसके ये ट्रायल बैलेंस और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो दिए गए 2018 का, 2017 का, 2016 का। ओके दोस्तों, ठीक है। नेट सेल दिया गया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया गया है, डायरेक्ट बहुत ही इजी है। 8 नंबर फ्री फंड गए ये, इसीलिए एग्जाम्पशन आती है पेपर नंबर 19 और 20 में। आपको 200 नंबर का मैं फ्री में करा रहा हूँ सीएमए फाइनल का पूरा प्लस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस लास्ट ईयर के क्वेश्चन। बस आप बने रहिएगा, जो डाउट है आप पूछते जाइएगा। सेल हमारी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ तीनों साल का, डायरेक्ट वेजेस, पावर एंड फ्यूल, स्टोरेज एंड स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन दिया हुआ आपको, सैलरीज एंड वेजेस दी हुई है, डेप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस, अदर ओवरहेड, ये सब हमारे खर्चे दिए हुए, ठीक है। पूछा क्या गया है हमें, इसमें पूछा गया ऑपरेटिंग पर हमें क्या निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज एज, हमें रेशियोज निकालने हैं। हमें क्या निकालना है, रेशियोज निकालने हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट डी। पैरा ये तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको निकालना क्या वो देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन, यानी आपको रेशियो निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में वैल्यू एडिशन इनटू में 100 निकालना है आपको। आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ओपी डिवाइड में वीए यानी वैल्यू एडिशन इनटू में 100, ये निकालना आपको। ओके, तो मैंने कहा इसके लिए मुझे पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, दूसरा वैल्यू एडिशन निकालना पड़ेगा, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। फिर दिया हुआ है वैल्यू एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल, फिर आपको निकालना है वैल्यू वीए यानी वैल्यू एडिशन डिवाइड में नेट सेल यानी एनए इनटू में 100। तो आपको पता है नेट सेल तो एग्जाम में क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप तीन चीजें निकाल लोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वैल्यू एडिशन, दो चीजें निकालोगे तो आपका ये दोनों क्वेश्चन जो है 8 मार्क का कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको दोस्तों क्या करना है, नेट सेल में से सारे खर्चे माइनस कर देने हैं एक्सेप्ट डेप्रीशिएशन। क्या बोला मैंने, नेट सेल में से अगर आप सारे खर्चे माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आइए नेट सेल क्या है हमारा, नेट सेल कितना है हमारा 1745, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर माइनस करेंगे डायरेक्ट वेजेस, फिर माइनस करेंगे पावर एंड फ्यूल, फिर क्या करेंगे हम स्टोर एंड स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, सैलरी एंड वेजेस माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन हम इग्नोर करेंगे, रेट्स एंड टैक्सेस माइनस, अदर ओवरहेड माइनस। डेप्रिसिएशन मित्रों ये इसलिए माइनस किया जाता है, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय कॉस्टिंग के लिए इन दोनों को हम इग्नोर कर देते हैं। ये दोनों ही फाइनेंस के एक्सपेंसेस हैं। हमने कहा था कॉस्ट अकाउंटिंग में हम केवल कॉस्टिंग के खर्चे पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस का है तो वो हम इग्नोर करेंगे। सेल्स में से रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस करेंगे, डायरेक्ट वेजेस माइनस करेंगे, पावर एंड फ्यूल माइनस करेंगे, स्टोर एंड स्पेयर्स माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय, सैलरीज एंड वेजेस माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन इग्नोर करेंगे, रेट्स एंड टैक्सेस माइनस करके अदर ओवरहेड माइनस करेंगे। आइए अदर खर्चों को देखते हैं हम। मैं एक ईयर का निकाल देता हूं, बाकी तो दोनों तो सिमिलर है, बस अमाउंट ही चेंज है ना। निकालना हमें तीनों का ही है। सैलरीज एंड वेजेस माइनस कर देंगे हम, रेट्स एंड टैक्सेस माइनस कर देंगे, अदर ओवरहेड माइनस कर देंगे, सैलरीज एंड वेजेस माइनस करेंगे, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे, अदर ओवरहेड माइनस करेंगे, इंटरेस्ट को इग्नोर करेंगे, बोनस एंड ग्रेचुइटी माइनस कर देंगे, ग्रॉस करंट एसेट को हम, ये तो खैर एसेट है हमारी और ये हमारी लायबिलिटी है तो एक्सपेंस का तो खर्चा है ही नहीं। आइए एक बार हम देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों उन्होंने कैसे निकाला है, सबसे पहले उन्होंने फॉर्मेट में क्या रखा है, नेट सेल रखी है,
उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स हम एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट को मैंने कहा ना कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, बाकी सारे खर्चे माइनस कर दीजिए आप। रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, स्टोर एंड स्पेयर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, एडमिन ओवरहेड हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और बोनस एंड ग्रेच्युटी माइनस कर देंगे तो आप 1556 जो है टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ए माइनस बी यानी सेल माइनस जो टोटल के खर्चे हैं, तो आपका 199, 266 और 287 जो है एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दीजिए, बाकी सारे आपके जो है खर्चे क्या है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद वैल्यू एडिशन निकालना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, वैल्यू एडिशन निकालना है। वैल्यू एडिशन निकालते समय ना दोस्तों हमें क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं। वैल्यू एडिशन निकालते समय ना दोस्तों हमें डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करना है, हमें डेप्रिसिएशन को भी हमें इग्नोर करना है, इंटरेस्ट को भी हमें इग्नोर करना है, ठीक है ना। और अब देखना वैल्यू एडिशन के समय हमें क्या करते हैं, सैलरी एंड वेजेस जितनी भी है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सक्लूड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देते हैं। वैल्यू एडिशन निकालते समय वैल्यू एडिशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम नेट सेल रखेंगे, उसके बाद जितने भी खर्चे हैं सब माइनस कर देंगे, वो रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ना, पावर एंड फ्यूल हो गया, अदर ओवरहेड में सैलरीज एंड वेजेस को इग्नोर कर देंगे हम, रेट्स एंड टैक्सेस को इग्नोर कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर हम नेट सेल में से खर्चे माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 199 डिवाइड में 271 हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन इनटू में 100, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि वैल्यू एडिशन डिवाइड में नेट सेल इनटू में 100, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये परसेंटेज। इस वाले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज पूछी हुई थी। जो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं ना, वो दूसरा जो क्वेश्चन आएगा ना, दूसरा और तीसरा, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। सिंपल था, हमें सारे खर्चे दिए हुए थे। जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, पहला क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं। जब हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो उस समय हमें क्या करना है प्यारे मित्रों, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, यानी उसको भूल जाओ, वो है ही नहीं मान लो क्वेश्चन में। और रेवेन्यू में से यानी नेट सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दो आप, ठीक है। डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दो और इंटरेस्ट को इग्नोर कर दो, बाकी सारे आपके खर्चे निकल जाएंगे। ओके। जब आप वैल्यू एडिशन निकालोगे तो वैल्यू एडिशन निकालते समय आपको सैलरी को इग्नोर कर देना है, सैलरी को आपको इग्नोर कर देना है, सैलरी को आपको इग्नोर कर देना है, रेट्स एंड टैक्सेस को इग्नोर कर देना है आपको, रेट्स एंड टैक्सेस को इग्नोर कर देना है, सैलरी को इग्नोर कर देना है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ऑलवेज इग्नोर रहेंगे। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ, ठीक है ना, ये कंपनी के कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिए गए, ईयर एंडेड 2017 और 18 दोनों के दिए हुए हैं। ये सब वही दिए हुए हैं आपको, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और रेवेन्यूज दी हुई है। हमें निकालना क्या है वो हम देख लेते हैं। तीन चीजें निकालने, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। वही बोल रहा है कि क्या आपको रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू एडिशन निकालना है आपको, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द डिफरेंट क्लेमेंट। वैल्यू एडिशन हम कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू में से हम क्या करते हैं, रेवेन्यू में से अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ा हुआ बैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम एड बैक कर देते हैं, और अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं तो वो हम एड बैक कर देते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, हम रेवेन्यू से अगर हमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए हुए हैं तो हमारी इनकम हुई वो हम ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया होगा तो हम ऐड कर देंगे, और जितने भी खर्चे होंगे माइनस कर देंगे। वैल्यू एडिशन निकालते समय एक्सेप्ट कौन से खर्चे, हमें कौन से खर्चों को इग्नोर करना है, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, इंटरेस्ट को हमें इग्नोर करना है, सैलरीज एंड वेजेस को हमें इग्नोर करना है, और हमें किसको इग्नोर करना है, सैलरीज एंड वेजेस के अलावा रेट्स एंड टैक्सेस को इग्नोर करना है। अगर हम रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। और अगर हम वैल्यू एडिशन में मित्रों हम किसको जोड़ दें, अदर इनकम को जोड़ दें, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दूसरा पॉइंट मिल गया हमें। फिर हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द डिफरेंट क्लेमेंट। फिर क्या होता है, ये 5-6 बंदों में बढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले हमें इंप्लॉइज को पैसा देना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। फिर जो प्रपोज डिविडेंड होता है, फिर रिटेन अर्निंग हो गया, फिर गवर्नमेंट टैक्सेस, ठीक है। तो आइए इन चीजों को देखते हैं। थर्ड पॉइंट तो आराम से हो जाएगा,
पहला मैंने बोला वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन निकालते समय क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है हमें, नेट सेल। नेट सेल में से हम एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ा हुआ बैलेंस दिया होता है वो हम ऐड बैक कर देते हैं, तो मेरी नेट सेल निकल जाती है। अब इस नेट सेल में से मैं सारे खर्चे माइनस कर देता हूँ। किन खर्चों को इग्नोर करना है वैल्यू एडिशन निकालते समय? डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, सैलरीज एंड वेजेस को इग्नोर करना है। दोबारा बोलो, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, सैलरीज एंड वेजेस को इग्नोर करना है, जितने भी टैक्सेस होते हैं, रेट्स एंड टैक्सेस होते हैं, उनको इग्नोर करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दो वैल्यू एडिशन निकालते समय। सैलरीज एंड वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन और रेट्स एंड टैक्सेस को क्या कर देंगे आप लोग, इग्नोर कर देंगे। आइए, और अगर वैल्यू एडिशन में जब मैं अदर इनकम ऐड कर देता हूं तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाता है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर इन अर्निंग्स को मुझे, जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मान लो 2000 है, तो इन 2000 को मुझे अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। वो भी आसान है, ये क्वेश्चन ही पूरा आसान है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या हमें लाइन आइटम दिए गए हैं। पहला पॉइंट हमारा वैल्यू एडिशन ही निकालना इंपॉर्टेंट है इसमें। नेट सेल्स है, इसमें इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे। बस इस वाले में जो है ना एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं दिया, वो अगले क्वेश्चन में दिया होगा, तो सिंपल सा है। नेट सेल में से प्लस कर देंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मेरा नेट सेल निकल जाएगा। अब इसमें से माइनस करना है मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम, और वैल्यूएशन निकालते समय इसको मुझे इग्नोर करना है। पावर एंड फ्यूल एड बैक कर माइनस कर दूंगा, स्टोर एंड स्पेस माइनस कर दूंगा, सेस एंड अदर लोकल टैक्सेस इग्नोर, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या करना है, माइनस करना है। आइए एडमिन ओवरहेड में क्या क्या दिए ये देख लेते हैं हम। यस, ऑडिट फीस माइनस करनी है, सैलरीज एंड कमीशन टू डायरेक्टर इग्नोर करना है, अदर ओवरहेड माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सैलरीज एंड वेजेस इग्नोर करना है, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग माइनस करना है, अदर ओवरहेड, अदर ओवरहेड माइनस करिए, टोटल डेप्रिसिएशन इग्नोर करिए, इंटरेस्ट चार्जेस इग्नोर करिए, ऑन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक ये भी माइनस करना है, ऑन फिक्स लोन फ्रॉम आईडीबीआई ये जो है ये ये लॉन्ग टर्म का ये इग्नोर करना है, ऑन डिबेंचर इग्नोर करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस इग्नोर करना है, प्रोपोज डिविडेंड इग्नोर करना है। तो ये करने के बाद जो हमें अमाउंट मिल जाएगा, नेट सेल में से क्लोजिंग स्टॉक ऐड बैक कर देंगे, नेट सेल निकल जाएगा, उसमें से ये जो खर्चे मैंने बताए हैं जो भी इग्नोर करने वो तो इग्नोर कर दीजिए, बाकी के खर्चे आप माइनस कर दीजिए, आपको वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। वैल्यू एडिशन मिलने के बाद आपको अर्निंग्स अवेलेबल, जो दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में मांगा गया है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो अदर इनकम है वो ऐड कर देना, सिंपल सा। वैल्यू एडिशन में आपको अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको तीसरा निकालना है कि क्या क्या मतलब कितने बंदों को आपको बांटना है। तो हमें क्या करना होता है कि जो अर्निंग्स अवेलेबल होती है हमारे पास, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में आया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 1904 1417 जो है हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आया। मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से। नेट सेल में से आप एक्सपोर्ट इंसेंटिव केस में थे नहीं, मैंने कहा था ना अगले थर्ड क्वेश्चन में एक्सपोर्ट इंसेंटिव आएंगे तो वो भी आएंगे, तो हम एड बैक कर देंगे, और जो फिनिश स्टॉक है इसका बढ़ा हुआ बैलेंस वो ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नेट सेल मिल जाएगा। ये नेट सेल्स मिल जाएगा हमें यहाँ पे। इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ बॉटर और मटेरियल, यानी ये सारे खर्चे जो है माइनस कर देंगे। इग्नोर करना है डेप्रिसिएशन रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस। मैंने कहा था ये लेस करने के बाद आपको वैल्यू एडिशन मिल जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे अदर इनकम, तो आपको अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यानी दूसरा पॉइंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। अब ये जो अर्निंग्स है ना, ये कैसे बटेगी ध्यान रखना। पहला हम देंगे इंप्लॉइज और डायरेक्टर जो है ना, जितने भी हमारे इंप्लॉइज है, डायरेक्टर भी हमारा इंप्लॉय होता है। फिर दूसरा देंगे हम शेयर होल्डर एज डिविडेंड, कंपनी एज रिटेन्ड फंड। ध्यान रखना ये हमेशा हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है, बैलेंसिंग फिगर। ये जो 1904 और 1417 जो है ना, इसको हम बांटेंगे। ठीक है, इस मतलब टोटल जो है ना, इन सब बांटने के बाद जो टोटल आना चाहिए वो 1400 1904 और 1417 आना चाहिए। इस ईयर में 1904 और इसमें 1417। सबसे पहले इंप्लॉइज को सैलरीज एंड वेजेस देंगे, और डायरेक्टर, ये कहां से निकालना, सिंपल से क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेजेस। हम 1904 में से सबसे पहले 440 और ये 352 जो ये बांट देंगे, ठीक है ना, अलग अलग ईयर में। उसके बाद हमें डायरेक्टर का खर्चा दिया हुआ है कोई, ये रहा सैलरीज एंड कमीशन एंड डायरेक्टर, ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ जाएगा, ये हो गया। ठीक है ना, इस ईयर के लिए ये हो गया, इस ईयर के लिए ये हो गया। पहला पॉइंट तो हमारा बढ़ जाएगा।
उसके बाद शेयर होल्डर एज डिविडेंड, देखो सबसे लास्ट में दिया था शेयर होल्डर एज डिविडेंड, ये रहा प्रपोज डिविडेंड जो था ये हम बांट देंगे, जो भी शेयर होल्डर्स है उनका डिविडेंड बांट देंगे हम। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे हम, पहले सेकंड देख लेते हैं हम। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन इन दो सब्जेक्टों के अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट में। गवर्नमेंट टैक्सेस, टैक्सेस लोकल टैक्सेस और या इनकम टैक्सेस, फिर हम गवर्नमेंट को बांटेंगे पैसा 120, 316, 436 हो गया। फिर जो भी था हमारा जो हमें इंटरेस्ट पे करना था, लॉन्ग टर्म लोन पर जब इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड, जो वर्किंग कैपिटल वाला था ना उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को बांटने के बाद जो ये वाला पॉइंट है ना, 1904 में से ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो मेरा था कंपनी एज रिटेन्ड फंड, ओके। एक बार थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं, सेम ऐसी है, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है एक्सपोर्ट इंसेंटिव का, वो मैं देख लेता हूँ, वरना ये क्वेश्चन सेम था। आपको 2 ईयर की जो है बैलेंसेस दिए हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिए हुए हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको निकालना क्या, देखो सेम वही निकालना होगा। सबसे पहला वैल्यू एडिशन, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड उस अर्निंग को जो जो डिफरेंट क्लेमेंट्स है यानी जिनको पैसा बांटना है उनको आप पैसा बांटिए। तो तीन चीजें 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 100% आना ही आना है, ये गारंटीड है। तो मैंने बताया था वैल्यू एडिशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, नेट सेल में से अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया है तो आप ऐड करोगे नेट सेल प्लस एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्लस क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ा हुआ जो वैल्यू है वो आप ऐड कर दोगे तो आपको नेट सेल मिल जाएगी। इसमें से सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, एक्सेप्ट कौन सा खर्चा एक्सेप्ट करना है आपको, सैलरीज एंड वेजेस इग्नोर कर दीजिए आप, इंटरेस्ट इग्नोर कर दीजिए आप, डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दीजिए आप, ओके। चलिए आइए नेट सेल में से, ठीक है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऐड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, आपको नेट सेल मिल जाएगी, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम को क्या करोगे आप, एड बैक करोगे, डायरेक्ट वेजेस को आप इग्नोर करोगे, फ्यूल, पावर एंड फ्यूल को माइनस, स्टोर एंड स्पेयर माइनस, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड माइनस, ऑडिट फीस माइनस, ऑडिट फीस माइनस, सैलरी टू डायरेक्टर इग्नोर, सैलरी टू डायरेक्टर आप इग्नोर करोगे, अदर ओवरहेड में आप माइनस करोगे, सैलरीज एंड वेजेस यहां पर इग्नोर, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग अदर ओवरहेड माइनस, डेप्रिसिएशन इग्नोर, इंटरेस्ट चार्जेस इग्नोर, लेकिन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक यस माइनस करोगे आप वैल्यू एडिशन निकालते समय। ये जो फिक्स वाले होते हैं ना इनको आप इग्नोर कर दोगे। टैक्स पेड, टैक्स पेड इंक्लूडिंग प्रोविजन इग्नोर है, टैक्स ड्यू पे सब इग्नोर है। तो ये करने के बाद आपको वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। अब आप वैल्यू एडिशन में अदर इनकम ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडिशन ऐड करने पर आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडिशन आपको ऐड करने पर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडिशन आपको ऐड करने पर आपको मिल जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर हम डिफरेंट जो क्लेमेंट्स है उसको बांट देंगे। सबसे पहले हम देंगे डायरेक्टर और जो इंप्लॉइज है उनको सैलरी दे देंगे हम, जितने भी डायरेक्टर इंप्लॉइज होंगे कितने हैं, ये हो गया डायरेक्ट वेजेस, ये हम दे देंगे, सैलरीज एंड वेजेस टू डायरेक्टर माइनस कर देंगे, ये वाला सैलरीज माइनस कर देंगे हम। सबसे पहले हमने क्या किया, एम्प्लॉइज को जो भी थी सैलरी बांट दिया, डायरेक्टर को बांट दिया, शेयर होल्डर का जो डिविडेंड था, प्रपोज डिविडेंड था वो हमने माइनस कर दिया, कंपनी एज रिटेन फंड, ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, कंपनी एज रिटेन फंड, इसमें जो क्या है, ये क्या बैलेंसिंग फिगर से निकलता है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये निकलता है हमारा बैलेंसिंग फिगर से निकलता है प्यारे मित्रों। कंपनी एज टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस हो गया, जितने भी टैक्सेस है ये हो गया, और प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल यानी जो हम लोन लेकर जिनको इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, फिक्स लोन फ्रॉम आईडीबीआई, वर्किंग कैपिटल वाला नहीं आएगा, तो हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स आ जाएगा, ओके। तीन क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिकल के देख लिए हैं, तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या आएगा, हमें क्वेश्चन जो एग्जाम आएगा, एग्जाम में, एग्जाम जो आएगा, एग्जाम में हमें क्या दे दिया जाएगा, हमें पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि जो कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर, कितने भी ईयर के दे सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब ये जितने ईयर देगा हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी, बट मेथड हमारा सेम रहेगा, क्योंकि अलग अलग ईयर के दिन डेटा तो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमें मांगा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब रेशियो मांगे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में वैल्यू एडिशन इनटू में 100। दूसरे में मांगा था मतलब पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में वैल्यू एडिशन डिवाइड में नेट सेल इनटू में 100। तो हमने क्या किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय मैंने बोला था नेट सेल में से
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पहले क्वेश्चन में मैंने बोलता ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नेट से निकालने जो नेट सेल हम निकालेंगे, नेट सेल में से मुझे सारे खर्चे माइनस कर देने हैं एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को छोड़कर। ओके, वैल्यू एडिशन निकालते समय हमें क्या करना है, वैल्यू एडिशन निकालते समय हमें नेट सेल में से सारे खर्चे माइनस कर देने हैं एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन बोल रहा हूं, इंटरेस्ट बोल रहा हूं, और सैलरी जो है, सैलरी हो गया, और रेट्स एंड टैक्सेस जो हो गए वो इग्नोर कर देना, आपका वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या था, दूसरे क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सेम था, बस फर्क ये था कि एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव का जो पॉइंट था ना वो दूसरे क्वेश्चन में मिस था और तीसरे क्वेश्चन में वो दिया हुआ था। बस हमें क्या याद रखना है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो हमें नेट सेल में ऐड कर देनी है क्वेश्चन में, बस यही फर्क था, बाकी दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन एकदम सेम था। दूसरे क्वेश्चन का मैं बता दे रहा हूँ, हमें पहले इसने मांगा था, दूसरे क्वेश्चन में 3 पॉइंट मांगे थे, अर्निंग अवेलेबल, हमें वैल्यू एडिशन निकालना था पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में वैल्यू एडिशन, और तीसरे में जो हमारा जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन था उसको किस तरीके से जो अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, 6 लोगों को बांटना होता है, वो किस तरीके से हम बांटेंगे वो हमें देखना होता है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें वैल्यू एडिशन कैसे निकालना था, नेट सेल में से हमें, दूसरे क्वेश्चन में मैंने उतना एक्सपोर्ट इंसेंटिव आपको नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट सेल में से आपने क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया, आपको नेट सेल मिल गया जो प्योर नेट सेल है, उसके बाद आप सारे खर्चे माइनस कर दोगे एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 कॉन्सेप्ट मेरे याद रख लो, डेप्रिसिएशन को इग्नोर रखना है, सैलरी को इग्नोर रखना है, इंटरेस्ट को इग्नोर रखना है, रेट्स एंड टैक्सेस को इग्नोर रखना है, ठीक है। लेकिन जो हमें इंटरेस्ट दिया होता है ना वो वर्किंग कैपिटल वाला माइनस कर देना है, बाकी के सारे इंटरेस्ट इग्नोर करने, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, लेकिन वर्किंग कैपिटल वाला हमें माइनस करना है। ओके, उसके बाद जब मेरा वैल्यू एडिशन निकल जाता है तो सिंपल सा पॉइंट है, वैल्यू एडिशन में सिंपल सा अदर इनकम ऐड बैक कर दो, आपको मिल जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अदर इनकम नहीं दी हुई तो जो मेरा वैल्यू एडिशन है वही मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा। ओके, क्लियर है। फिर हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे किसको, जब हम चीजों को, जब हम अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन को बांटते हैं तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं इंप्लॉइज को, फिर देते हैं शेयर होल्डर को उनके डिविडेंड पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा जो रिटेन अर्निंग होती है वो निकालते हैं, यानी इक्विटी वालों का पार्ट, तो वो बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं, अगर अवेलेबल होगा तभी तो हम इक्विटी वालों को पैसा देते हैं। तो फिर चौथे पॉइंट में हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर देते हैं, लोकल सारे टैक्सेस पे कर देते हैं। फिर हम जो जितना भी इंटरेस्ट देना होता है ना वर्किंग कैपिटल को छोड़कर वो हम माइनस कर देते हैं। इसके अलावा जो बाकी बचता है वो इक्विटी वालों का यानी रिटेन अर्निंग एज अ शेयर होल्डर फंड होता है। ओके, तीसरे क्वेश्चन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट था, बस तीसरे कॉन्सेप्ट का दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस बस एक ही था, हमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया गया था। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव को मैंने बताया आपको, वैल्यू एडिशन निकालते समय नेट सेल में से एक्सपोर्ट इंसेंटिव को ऐड कर देंगे, प्लस हम क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन का स्टेप बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट इंसेंटिव को तो ऐड कर देना आपको, मैंने बता दिया। दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में यही डिफरेंस था। चलिए मैं बता दे रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन में क्या मांगा गया था, सेम वही वैल्यू एडिशन पहला पॉइंट, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर तीसरा अलग अलग हिस्सेदारी में बांटिए। तो हमने क्या किया, तीसरे क्वेश्चन के पहले पॉइंट में वैल्यू एडिशन निकालते समय मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेल में से एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऐड कर देना है, और सेल में हमें क्या ऐड कर देना है, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ा हुआ मूल्य, तो मैं नेट सेल में जाएगा। उसके बाद हम जितने भी सारे खर्चे होंगे ना गैस, जितने भी सारे खर्चे होंगे वो सारे माइनस कर देने एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट, ये चीजें इग्नोर कर देनी है आपको। जो आपको मिलेगा वैल्यू एडिशन, इस वैल्यू एडिशन में अदर इनकम अगर दी है तो ऐड कर दो, नहीं दी तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यू एडिशन होगा वही मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आते हैं कि ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग जो इनके हिस्सेदार हैं उसमें बांटिए। तो पहला आता है इंप्लॉइज और डायरेक्टर को बांट देंगे, दूसरा शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनको डिविडेंड दे देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उनकी अमाउंट, और तीसरा पॉइंट निकालते हैं हम रिटेन अर्निंग, जो इक्विटी वालों का पार्ट होता है। तो आपको पता है इक्विटी वालों का पार्ट हमेशा 11th से हमने पढ़ा हुआ है कि जब सबको देने के बाद पेमेंट करने का जो हिस्सा अगर बचा तो वो इक्विटी वालों का होता है, तो इसीलिए हम कंपनी एज रिटेन फंड को हम निकालते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर। चौथे पॉइंट में आता है गवर्नमेंट टैक्सेस, तो जितने भी लोकल के टैक्सेस है वो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जितने भी हमने लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट जो लोन दिए उन पर जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बने रहिएगा, पेपर नंबर 19 जो है ना पूरा 100 मार्क थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस सजेस्टेड आंसर पास्ट ईयर के जो भी हैं तो सारे मैं कराऊंगा, बस आप बस बने रहिएगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछेगा किसी भी कंसेप्ट में, सारे प्रैक्टिकल सारे थ्योरी में कराऊंगा। इसमें 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 हो जाएंगे हमसे, आप करना नहीं होती तो फिर आप मेरे को बताना, ठीक है ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर डाउट है तो मुझसे पूछेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 100 मार्क्स जो है वो मैं कवर कराऊंगा। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, प्रैक्टिस करते रहना। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।